हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 51 तक यानी कि पार्ट 4A तक हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर के फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तक देख लिया है। आइए अब आगे देखते हैं पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है। और मैंने आपको पहले भी याद कराया था कि किस पार्ट में क्या चीजें दी हुई हैं। तो पार्ट 5 में आता है यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक दिया हुआ है। और आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पार्ट 5 यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स यानी कौन कौन से अंग हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। इसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव, तीसरा है जुडिशरी। और ये सबसे खास बात ये है कि ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हुए भी तीनों आपस में सेपरेट है, मतलब अलग अलग हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, इसको हिंदी में भी आप देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव को कहते हैं विधायिका और जुडिशरी को कहते हैं न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टार्टिंग में आता है हमारे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, वो आता है एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि जो मतलब देश में जो भी सारी चीजें मतलब इफेक्टिव होती हैं, लागू होती हैं, वो हम एग्जीक्यूटिव से ही लागू करवाते हैं। और जो हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट होता है वो होता है लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि वो लॉ बनाता है। और जुडिशरी का काम ये होता है कि लोगों को न्याय दिलाना, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है या जो भी लॉ बन रहा है उसको स्क्रूटनी करना, उसको देखना कि वो सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमारे आते हैं प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इतने लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो ये आप अच्छे से याद देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से लोग आते हैं। तो इस तरीके से जब सिस्टमेटिकली देखेंगे, सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। तो आया सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, उसकी 3 ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग, पहले सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे हैं। तो आगे हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स क्या क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर हम जाएंगे लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशरी पे। तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से, और उसमें भी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट से, यानी हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में देखना। तो अगर मैं चाहता तो आपको जैसा आपको आपके लुसेंट में दिया हुआ है कि हाँ ऐसे पहले में दिया हुआ है कि आर्टिकल 53 में दिया हुआ है कि जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा या फिर जिसमें एग्जीक्यूटिव की पूरी जो पावर्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, वो प्रेसिडेंट होगा। ऐसे करके मैं चाहता तो आपको पढ़ा देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे पढ़िए कि आपको पढ़ने में इजी लगे, और जो मतलब चीजें हो सीक्वेंस वाइज हो, जैसे कि आप अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आपको कोई भी चीज भूल भी रही हो तो आप आंख बंद करके एक बार विजुअलाइज कर सके कि हाँ ये चीज इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे सीक्वेंस में है। तो अच्छा यही रहता है कि आप चीजों को सीक्वेंस वाइज पढ़िए, जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी हो। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। तो इसीलिए मैं आपको आर्टिकल 51 के बाद फिर सीक्वेंस वाइज आपको सारे यहाँ पे आर्टिकल मैंने लिख दिया है, और उसी के हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए जो आर्टिकल 52 है, पहला तो 51 तक हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे 51A में भी जो हमारा 4A वाला आता है वहां तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 52 में। तो आर्टिकल 52 में कहा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का जिक्र किया गया है आर्टिकल 52 में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आर्टिकल 52 है वो किस चीज के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 52 जो है वो बात करता है कि जो राष्ट्रपति होगा, पहली बात तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का पहले जिक्र किया गया। फिर किया गया कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, इस बात का जिक्र किया गया। और उसके बाद ये भी बात कही गई कि जो
भारत का प्रेसिडेंट होगा, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो भारत का पहला सिटीजन यानी प्रथम नागरिक होगा। इस बात की भी जिक्र की गई, का भी जिक्र किया गया इसी आर्टिकल 52 में। फिर आगे हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 52 में बात कही गई, तो सब मिला जुला करके इसको समराइज किया जाए तो ये बात कही गई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा और वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, और वही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो ये आर्टिकल 52 में बात की गई। फिर आर्टिकल 53 आता है। जो आर्टिकल 53 में बात की गई है वो की गई एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेंगे यूनियन के, यानी कि जो भी वो यूनियन का जो कार्यपालिका वाली शक्तियां रहेंगी वो किसमें एग्जिस्ट करेंगी, किसमें समराइज्ड रहेंगी, वो है हमारा प्रेसिडेंट। तो इस बात का जिक्र किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा आगे। तो आर्टिकल 53 इस बात का उल्लेख करता है, इस बात को इलेबोरेट करता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, यानी कार्यपालिका का प्रमुख होगा। इस बात का जिक्र किया गया है आर्टिकल 53 में। तो ये यहां तक आप बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपने देखा आर्टिकल 52 में ये कहा गया कि एक हेड होगा इंडिया का जो कि प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर्स सारी किसमें एग्जिस्ट करेंगी, प्रेसिडेंट में करेंगी। फिर तो जो आर्टिकल 54 बात करता है वो करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें कौन कौन लोग रहेंगे जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 54 में, जिसमें आता है कि जितने भी इंडिया में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब चुने हुए लोग हैं, वो सारे लोग कहां से, राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, इन तीनों जगहों से जो भी लोग रहेंगे चुने हुए, वो सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यानी कि राज्यसभा के लोग, लोकसभा के लोग और विधानसभा के लोग। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो चुने हुए मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोकसभा में उसमें भी चुने हुए मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, और विधानसभाओं में भी चुने हुए और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो इन तीनों में सिर्फ इलेक्टेड जो मेंबर होंगे, जो चुने हुए लोग होंगे, वही लोग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली बात ये आर्टिकल 54 में बात कही गई है। दूसरी बात ये, जो विधानसभा है वो सिर्फ राज्यों में ही नहीं है, कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी है। तो ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसे कौन कौन से और ऐसे कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है। तो वहां, और जो ये विधानसभा यूनियन टेरिटरीज में, वहां से भी जो चुने हुए मेंबर रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। ये बात किया गया है आर्टिकल 54 में। फिर देखिए आर्टिकल 54 में एक और बात का जिक्र किया गया है, इसके अलावा कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे तीनों जगहों से, उसके अलावा एक और बात कहा गया है कि जो लोग प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े होंगे उनके नाम को प्रस्तावित किया जाएगा, और जो प्रस्तावक होने चाहिए यानी जो प्रपोजर्स होने चाहिए वो 50 इलेक्टर्स, यानी कि जो निर्वाचन में लोग शामिल हो रहे हैं, जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि हाँ जो लोग वोट दे रहे हैं अपना, तो उसमें 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो नाम प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उठाया गया है उसका 50 प्रपोजर्स हो, 50 लोग उसको प्रस्तावित करें, और ऐसे 50 लोग होने चाहिए जो उसको अप्रूव करें, जो उसके अनुमोदक हों, तो सेकेंडर्स उनको बोलते हैं। तो 50 सेकेंडर्स होने चाहिए और 50 होने चाहिए आपके प्रपोजर्स। तो ये बात भी इसी आर्टिकल में कही गई है कि 50 सेकेंडर्स, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, जो लोग खड़े होंगे उनके लिए। तो ये बात हो गया। फिर ये देखते हैं आर्टिकल 55 में क्या कहा गया। आर्टिकल 55 में बात करते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो किस मैनर में होगा, क्या उसका मैनर होना चाहिए, क्या पद्धति होनी चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, मतलब प्रोविजन है, वो इस बात का प्रोविजन है कि उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, इस मेथड से और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से
इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। तो मैं आगे बात करूंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वो क्या होता है। पहले आप जान लीजिए किस आर्टिकल में क्या चीजें दी हुई हैं। उसके बाद फिर आता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 56 में आता है। तो आर्टिकल 56 में हम देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि होता है 5 इयर्स। इंडिया में 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और इसके लिए जो हमारे मतलब लूसेंट में जो चीजें दी हुई हैं उसमें ये चीज दिया हुआ है कि राष्ट्रपति अपने पद पर जब से बैठेगा और जब तक उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब तक अगर मतलब जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा और तब इलेक्शन नहीं हुआ है तो तब तक वो अपनी सीट पर रहेगा, मतलब वही काम करेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुनकर नहीं आ जाता है। तो ये सारी बातें दी गई हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में 5 साल का इनका वो होता है, कार्यकाल होता है, तो टेन्योर होता है, और उसके बाद वो तब तक रहेंगे उस पर सीट पर जब तक कि नया कोई प्रेसिडेंट आ नहीं जाता है। फिर आर्टिकल 57 बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब कोई भी पर्सन, इंडिया में कोई भी पर्सन चाहे तो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, वो एलिजिबल होता है फिर से इलेक्शन के लिए। मतलब एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया, फिर से वो राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो सकता है और फिर से इलेक्ट होकर के वो फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये सारी बातें थी आर्टिकल 57 में की गई हैं। अब मैं आपको आगे एक एक को मतलब एक्सपैंड करके बताऊंगा, जैसे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में और क्या बातें कही गई हैं, फिर एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, इसमें तो कोई खास ऐसा है नहीं, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा।